Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Let's continue our UGC NET PYQ series of computer science. हम अपना सीरीज़ जो थी अपनी स्टार्ट कर रखी थी कंप्यूटर साइंस के UGC NET के PYQ 2021 वाली, उसी के क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट व्हाट काइंड ऑफ फाइल शुड बी कमिटेड टू योर सोर्स कंट्रोल रिपोजिटरी। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम एक बार आंसर्स को देखेंगे। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है? जो हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होती है SDLC जो है, उसके अंदर अगर हमारा कोई सॉफ्टवेयर या कोई कोड या फिर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं या जितने भी सिस्टम कंपोनेंट हैं, अगर उनमें कोई भी चेंज है, उन चेंजेस को ट्रैक करना, उनको आइडेंटिफाई करना, प्रॉपर वे से उनको ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, ये जो सारा काम है ना, ये हमारा किसका है? सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का है। गॉट इट? अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस तरह की फाइल सोर्स कोड रिपोजिटरी के अंदर होनी चाहिए, कमिटेड होनी चाहिए। देखो, कोड फाइल, डॉक्यूमेंटेशन फाइल, आउटपुट फाइल एंड ऑटोमेटिकली जनरेटेड फाइल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर योर सिस्टम टू बी यूज्ड। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हमें करेक्ट आंसर देना है, ना कि रॉन्ग वाला। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा अपना कि जो फाइल हमारी कमिटेड होती हैं वो होती है हमारी, एक तो कोड फाइल, एक होती है हमारी डॉक्यूमेंटेशन फाइल। आउटपुट फाइल की नीड नहीं होती कंट्रोल रिपोजिटरी में, और ना ही ऑटोमेटिक जनरेटेड फाइल्स की। ठीक है, ये दो हमारे बिल्कुल गलत हैं, तो ऑप्शन बचे हमारे ए और बी। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो ए ऑप्शन आएगा, दैट इज़ ए एंड बी ओनली। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हमारे पास दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। हमें इन दोनों को आपस में क्या करना है? मैच करना है। सबसे पहले है हमारा वाटरफॉल मॉडल। बेसिकली ये जो SDLC मॉडल्स जो हैं उनके बेस पे ये क्वेश्चन है अपना, और ये क्वेश्चन SDLC के ऊपर तो यूँ लगा लो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्वेश्चन आना ही आना है, मस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले है वाटरफॉल मॉडल। जो वाटरफॉल मॉडल जो होता है उसमें, चलो पहले रीड आउट करो। वाटरफॉल मॉडल, इवोल्यूशनरी मॉडल, कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड द स्पाइरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इनकी जो डिस्क्रिप्शन है लिस्ट 2 में, वो क्या है? सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड इंक्रीमेंटली, रिक्वायरमेंट कंपोजेज आर इनएविटेबल, एक्सप्लिसिट रिकग्निशन ऑफ द रिस्क एंड इनफ्लेक्सिबल पार्टीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इनटू स्टेजेस। सबसे पहले आप ऑप्शंस को देखोगे ना, तो जहाँ भी आपको रिस्क दिखेगा ना, तो आप उसको लगा देना किसमें? स्पाइरल मॉडल में। कौन सा? स्पाइरल। तो डी वाला जो है ना, उसका ऑप्शन हमारा आ जाएगा 3। डी के लिए हमने कौन सा चूज़ कर लिया? 3। बाकी जो रिमेनिंग है वो उनको रीड करो और एक एक को कंटिन्यू रखो। तो डी का ऑप्शन 3, पहले ऑप्शंस को मैच करो। डी ऑप्शन 3 हमारा बी में भी आ रहा है और हमारा डी में भी आ रहा है, तो बाकी एलिमिनेट करते हैं, रीड आउट करते हैं। वाटरफॉल मॉडल, जो वाटरफॉल मॉडल है उसमें क्या होता है हमारा कि इनफ्लेक्सिबल पार्टीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इनटू द स्टेजेस। वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है? स्टेजेस होती हैं हमारी, तो ए का हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन 4। अब इसको देखो, ऑप्शन नंबर बी एंड डी में ए यहाँ पे हमारा 1 और यहाँ पे हमारा 4, तो हमें ऑप्शन मिल गया है, क्योंकि डी यहाँ पे 2 है, डी यहाँ पे 4 है। ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही चुके थे हमारे ऑलरेडी, बचे थे ये दो। अब इन दोनों में हमने वाटरफॉल मॉडल को, वाटरफॉल मॉडल हमारा बेसिक मॉडल होता है, मोस्टली सबको पता ही होता है उसके बारे में। ठीक है, तो एक बार अगर वाटरफॉल मॉडल के बारे में अगर आपको पता है, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है हमारा? इनफ्लेक्सिबल पार्टीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इनटू द स्टेजेस, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में क्या है? पर्टिकुलर स्टेजेस होती हैं हमारी। ठीक है ना? तो अब जो ऑप्शन जो आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ए का 4। दैट इज़ वाटरफॉल मॉडल जो है वो इनफ्लेक्सिबल पार्टीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इनटू स्टेजेस। इवोल्यूशनरी जो मॉडल है बी वाला, उसका ऑप्शन है 1, सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड इंक्रीमेंटली। कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा रिक्वायरमेंट कॉम्प्रोमाइजेज आर इनएविटेबल। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर है, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को अगर हम मैच करेंगे, देखो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें एलिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना, अगर आपको जिसमें आप श्योर हो ना, सबसे पहले उसको चूज़ करो ऑप्शन को। अब हमें श्योरिटी किस चीज़ की थी? रिस्क वाला जो है हमारा वो स्पाइरल मॉडल के अंदर था, तो हमने देखा कि डी जो है वो 3 से मैच हो रहा था। इन दोनों में ही हमारा डी 3 से है, तो बाकी दो एलिमिनेट हो गए ना। ठीक है,
तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन हमारा इजीली सोल्व हो पाएगा। जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है सबसे पहले उस चॉइस को लो और उसके बेस पे एलिमिनेशन करो। चलो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग 5 लेवल्स ऑफ द CMM, दैट इज़ कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल जो है उनके 5 लेवल जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम लोअर टू हायर। एक लोअर से हायर होता है, एक हायर से लोअर होता है, लेकिन उन्होंने बोला फ्रॉम लोअर टू हायर टू मेजर द मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर प्रोसेस। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल जो है उसके 5 लेवल कौन कौन से हैं। अगर आपको वो याद है तो ये क्वेश्चन तो आपका 1 सेकेंड का काम है। कौन कौन से ऑप्शंस हैं, अच्छा हमें पता है 5 लेवल होते हैं, लेकिन वो कैसे सीक्वेंस में होते हैं वो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे 5 लेवल्स के नाम हैं, लेकिन वो प्रॉपर सीक्वेंस में कि लोअर टू हायर या हायर टू लोअर, किसी एक में आपको याद होने जरूरी है। देखो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया डिफाइंड, ऑप्टिमाइजिंग, इनिशियल, मैनेज या रिपीटेबल। तो कौन सा सीक्वेंस हमारा बनेगा लोअर टू हायर का। सबसे पहले होता है हमारा इनिशियल, क्या होता है इनिशियल, देन होता है हमारा रिपीटेबल। सबसे पहले ऑप्शन आ गया सी, ठीक है। उसके बाद हो गया रिपीटेबल, दैट इज़ ई, सी और ई। सी और इन 2 में है तो इसका मतलब ये 2 हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। ये 2 हमारे ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। बचे कौन से, बी और डी। सबसे पहले इनिशियल, दूसरे नंबर पे होता है हमारा रिपीटेबल, तो सी ई, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा डिफाइंड, ए, दोनों में ही है। उसके बाद हमारा आता है मैनेज्ड, डी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट में ऑप्टिमाइज। तो हमारा जो ऑप्शन जो मैच करेगा वो ये करेगा, ऑप्शन नंबर डी। आप एक बार इसके डायग्राम को देख लो, CMM जो मॉडल जो होता है ना उसमें लेवल कौन से होते हैं, उसके बेस पे आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। आप ये डायग्राम देखो, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल जो है ना उसमें सबसे पहला लेवल होता है इनिशियल, सेकंड लेवल होता है रिपीटेबल, फिर होता है डिफाइंड, फिर मैनेज्ड, फिर ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। उन्होंने लोअर टू हायर पूछा था, मतलब इस वे में पूछा था। तो सबसे पहले इनिशियल आएगा अपना, फिर रिपीटेबल, फिर डिफाइंड, फिर मैनेज, फिर ऑप्टिमाइज्ड, उसके वे पे ऑप्शन को चूज़ कर लो, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। हमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और उनमें से चूज़ करना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। स्टेटमेंट 1 ट्रू और फॉल्स बताना है बेसिकली इसमें। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखी है कि क्लीन रूम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल incorporates the statistical quality certification of code increments as they accumulate into a system। क्लीन रूम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल जो होता है ना उसमें क्या होता है बेसिकली स्टैटिकल क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ द कोड इंक्रीमेंट्स एज दे एक्यूमुलेट्स इनटू ए सिस्टम। बेसिकली बिल्कुल क्लीन रूम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल जो होता है वो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट दे रखी है इसकी। सेकंड स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें, क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉलो द क्लासिक एनालिसिस, डिज़ाइन, कोड, टेस्ट and debug cycle to software development and focus on the defect removal rather than the defect prevention। देखो इन्होंने बोला कि क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होता है इसमें भी बेसिक जो क्लासिकल जो हम फॉलो करते हुए हैं कि पहले डिज़ाइनिंग होगी, फिर कोडिंग होगी, फिर टेस्टिंग होगी, फिर डिबग साइकिल होगी। तो ये जो प्रोसेस फॉलो होते हुए लास्ट में इसने बोला कि ये जो फोकस करता है किसके ऊपर, डिफेक्ट को रिमूव करने पे, ना कि डिफेक्ट को प्रिवेंट करने पे। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है क्योंकि जो हमारा सॉफ्टवेयर ये क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होता है उसमें डिफेक्ट को प्रिवेंशन पे फोकस किया जाता है, ना कि डिफेक्ट को रिमूवल पे। प्रिवेंट किया जाता है कि बचाया जाता है कि डिफेक्ट होंगे ही नहीं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 तो हमारी गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। अगर यहाँ पे रिमूवल की जगह प्रिवेंशन होता तो हमारा ऑप्शन ठीक था कि ये जो मॉडल है हमारा क्लीन रूम सॉफ्टवेयर वाला वो फोकस करता है ऑन द डिफेक्ट रिमूवल रेदर देन डिफेक्ट प्रिवेंशन। नहीं, ये फोकस करता है डिफेक्ट प्रिवेंशन पे। गॉट इट। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें बोला गया है कि 2 स्टेटमेंट हमें दे रखी है, एक असर्शन है, दूसरा हमारा रीजन है। तो असर्शन को पढ़ो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स डू नॉट डू द एग्जॉस्टिव सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन प्रैक्टिस। बिल्कुल ठीक है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं ना वो एग्जॉस्टिव सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं उसका रीजन देखो कि इवन फॉर स्मॉल इनपुट एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज़ टू
computationally intensive, that is example takes too long to run all the test। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एग्जॉस्टिव सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या टेस्टिंग होती है, इस टेस्टिंग के अंदर हर एक पॉसिबल इनपुट को चेक किया जाता है, उनके हर एक कॉम्बिनेशन को चेक किया जाता है, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, काफ़ी लेंदी प्रोसेस होती है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर इस चीज़ को नहीं करते हैं। तो एग्जॉस्टिव सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, एक प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग फॉर एवरी पॉसिबल इनपुट एंड देयर ऑल कॉम्बिनेशंस। तो अगर ये ऐसा होगा तो काफ़ी लंबा होगा, इट टेक्स टू लॉन्ग, ठीक। तो इस वजह से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इस टेस्टिंग को नहीं करते हैं। रीज़न भी बिल्कुल ठीक है और असर्शन भी ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब इनमें से इक्विवेलेंट कौन सा है। नोट ऑफ पी गिव्स क्यू गिव्स आर एंड क्यू गिव्स पी यूनियन आर। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चंस को सोल्व करके आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा हमारा इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हम एक क्या काम करते हैं, फिर इसमें से हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन हमारा इक्विवेलेंट है, कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन है हमारा कि तीनों ऑप्शन, तीनों जो हमें ए बी सी दे रखे हैं, तीनों को सोल्व करो। सोल्व करने के बाद ही हम ऑप्शंस को चूज़ कर पाएंगे। तो कैसे सोल्व करना है, लेट्स सी इट। अब देखो, ऑप्शन नंबर 1 हमें क्या दे रखा था, नोट ऑफ पी गिव्स क्यू गिव्स आर एंड क्यू गिव्स पी यूनियन आर, ठीक है। तो हमने ऑप्शन नंबर 1 को लिया। ऑप्शन नंबर 1 को लेके जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं, ये हमारा LHS में है, ये हमारा क्या है, RHS है। जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो देखो हमें एक रूल पता है क्या, P गिव्स Q। अगर इसको सोल्व करना है तो इसका मतलब क्या होता है, P बार यूनियन Q। तो इसको ऐसे सोल्व करना है। अब यहाँ पे भी तो यही है ना, P गिव्स Q, P गिव्स दिस वन, ठीक है। तो ये सारा यूनियन में आ जाएगा किसके, P बार के। तो यहाँ पे ऑलरेडी नोट था, नोट का नोट हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल P आ जाएगा, मतलब P बार बार तो सिंपल P आ जाएगा, P यूनियन और ये दिस वन। अब ये भी ऐसे ही है, Q गिव्स R, Q गिव्स R जो है उसको हम क्या कर देंगे, Q बार यूनियन R। तो हमने इस फॉर्मूले के बेस पे इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद हमने क्या किया, अब देखो इंटरसेक्शन तो है नहीं, यूनियन है, तो यूनियन में तुम कैसे भी लिख सकते हो, A + B लिख दो या B + A लिख दो। हमने क्या किया, इसको बाहर ले दिया, Q बार यूनियन P यूनियन R, ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बन गया है, मान लिया मैं इसको A या B कुछ भी मान लूँ, तो Q बार यूनियन P, तो Q बार यूनियन P इसका क्या आ जाएगा, Q गिव्स P। तो मैंने क्या किया, इसको Q गिव्स P यूनियन R। तो हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल आ गया है। आप एक बार इसको कंप्लीट को यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन A लॉजिकली इम्प्लीमेंट कर रहा है कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है, ठीक है। अब जो B ऑप्शन था वो हमारा ये था, ठीक है, P गिव्स Q और ये ब्रैकेट बन करके यहाँ पे P गिव्स R, ऐसे ये वाला था। अब हमारा ये क्या है, LHS और ये हमारा क्या है, RHS। अब मैंने आपको अभी भी बताया था कि A गिव्स B अगर है तो उसको सोल्व करेंगे A डैश यूनियन B, है ना। तो वही वाली यहाँ पे यूज़ करो, तो क्या हो जाएगा, P डैश यूनियन Q गिव्स R। मैंने LHS को लिया यहाँ पे, ओनली इस वन को, इसको। अब ये पूरा A मान लो, ये B मान लो, A गिव्स B, तो क्या होगा, इस पूरे के बाहर आ जाएगा। कैसे सोल्व करोगे, P डैश यूनियन Q डैश यूनियन R। अब ये पूरा बाहर है तो इसको सोल्व करो, डैश का डैश यूनियन हो जाएगा इंटरसेक्शन में, यहाँ पे Q डैश आ जाएगा और ये यूनियन में R था। अब ये क्या बन जाएगा हमारा, P इंटरसेक्शन Q डैश यूनियन R। तो अब देखो किसी भी तरीके से हमारा फॉर्मूला मैच नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इससे और इससे आपस में अगर आप मैच भी करोगे तो इसका मतलब क्या है, हमारा LHS जो है नॉट इक्वल टू RHS। तो भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, लॉजिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ए ऑप्शन हमारा इम्प्लीमेंट था, बचा कौन सा, C ऑप्शन।
अब हमारा लास्ट ऑप्शन बचा था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, इसको सोल्व कर दिया, आपका टाइम सेव हो जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो था उसमें आपको ये गिवन थी, लेफ्ट साइड ये थी, राइट साइड ये थी। जब आपको इसको सोल्व करना है तो पी गिव्स क्यू को हम क्या कर देंगे, पी बार यूनियन क्यू। ठीक है, अब ये पूरा गिव्स कर रहा है इसको, तो इस पूरे का बार यूनियन दिस वन, यहाँ पे सॉरी यूनियन आएगा। ठीक है, अब ये बार था तो इस पे हमने क्या किया, बार का बार क्या हो जाएगा, सिंपल पी, यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्यू डैश आ जाएगा। अब यूनियन, अब यहाँ पे ये आ जाएगा आर डैश यूनियन एस। ऐसे ही हमने आर एच एस को थोड़ा सा सोल्व किया। अब आप देखो यहाँ पे पी इंटरसेक्शन क्यू डैश है, यहाँ पे पी इंटरसेक्शन आर डैश है, तो हमारा कहीं से भी ये मैच नहीं हो रहा, तो एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस। हमने तीनों ऑप्शंस को सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमने क्या देखा कि ओनली ए जो ऑप्शन है वो हमारा लॉजिकली इंप्लीमेंट हो रहा है, ना बी और सी हमारे इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। अब बैक टू आवर क्वेश्चन यही था, हमने तीनों को सोल्व किया ए बी एंड सी का। तो चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ओनली। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ जाएगा, ठीक हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस हमारे क्या है, गलत है। गॉट इट। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज आर देयर टू असाइन 5 डिफरेंट जॉब टू 4 डिफरेंट एम्प्लॉयज़। 5 अलग अलग जॉब है, 4 अलग अलग एम्प्लॉयज़ को देने हैं। इफ़ एवरी एम्प्लॉयज़ इज़ असाइंड एटलीस्ट 1 जॉब, और हर एक एम्प्लॉय को एक ही जॉब कम से कम होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 जॉब तो मिलनी चाहिए। ये बात, तो क्वेश्चन को दोबारा रीड करो, हाउ मेनी वेज आर देयर टू असाइन 5 डिफरेंट जॉब टू 4 डिफरेंट एम्प्लॉयज़ इफ़ एवरी एम्प्लॉय इज़ असाइंड एटलीस्ट 1 जॉब। तो कितने तरीके हो सकते हैं, 1024, 625, 240 और 20। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। चलो सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है 4 जॉब को एंड एलोकेट को कर देना टू ऑल एम्प्लॉय। जॉब कितनी थी हमारे पास, 4 थी, और एम्प्लॉय जो थे हमारे पास वो कितने थे, 5 एम्प्लॉय थे। तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 4 जॉब को 5 और एलोकेट करेंगे एम्प्लॉय को। तो सबसे पहले तो हमने 5C4 4 जॉब को सिलेक्ट कर लिया, 4 फैक्टोरियल, ये अरेंज करेंगे उनको, ये अरेंज के लिए है, और ये क्या है हमारा, सेलेक्ट के लिए है। जब इसको सोल्व करोगे, आफ्टर सोल्विंग दिस, आपको पता है NCR वाला फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला सबको पता होगा। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर दो। 5C4, देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू में यहाँ पे हमारा क्या है, 4 फैक्टोरियल है। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में है, यहाँ 1 फैक्टोरियल हमारा 1 ही होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो कितने तरीके आ गए हमारे, 120 वे। ये तरीके कौन से आए हैं, सेलेक्ट 4 जॉब एंड एलोकेट टू ऑल एम्प्लॉय। ये किस चीज़ के तरीके आए हैं, सेलेक्ट 4 जॉब एंड एलोकेट बोल दो या अरेंज बोल दो टू ऑल एम्प्लॉय। स्टेप फर्स्ट था हमारा ये जॉब को सिलेक्ट करना, मतलब कितने तरीके से हम इस चीज़ काम को कर सकते हैं, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में बोला है 1 जॉब लेफ्ट एंड 4 एम्प्लॉयज़, ओनली 1 कैन गेट इट। अब देखो नाउ क्या होगा, 1 जॉब है एंड एम्प्लॉय कितने हैं, 4 एम्प्लॉय हैं। तो एक जॉब किसको मिल सकती है, किसी एक एम्प्लॉय को, कैसे मिलेगी, 480 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 480 तरीके। अब एक ही जॉब है और 4 एम्प्लॉयज़ हैं, तो ओनली 1 कैन गेट इट, तो एक ही ले सकता है उस जॉब को। तो 120 में से 4 ऑप्शंस, 4 एम्प्लॉय, तो कैसे करेंगे, 400 तरीके तो 120 हैं, एम्प्लॉय कितने हो गए, 4, तो टोटल वेज कितने हो गए हमारे, 480 वे। लेकिन इन्होंने बोला है एक ऑप्शन और रखा हुआ था, एक शर्त और रखी थी कि एक एम्प्लॉय
क्योंकि जब हम ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उसमें मान लिया एक एम्प्लॉय को 2 जॉब मिल गई, एटलीस्ट बोला हुआ ना 2, मान लिया J1 और J2 ले लो, या फिर J2 या फिर J1, दोनों सेम ही तो बात है कि एक एम्प्लॉय है उसको J1 जॉब मिल गई, J2 जॉब मिल गई, या फिर J2 जॉब मिल गई या J1 जॉब मिल गई। ये दोनों कॉम्बिनेशन हमारे पास होंगे तरीकों में, वे जब हमने फाउंड आउट करे हैं 480 वेज हमारे हुए हैं, लेकिन ये 2 वेज हमारे क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 240 वेज। कितना आ जाएगा, 240 वेज। किया था इसका एक बार ओवरव्यू ले लो। हमने सबसे पहला जो स्टेप किया था उसमें हमने तरीके निकाले थे कि 4 जॉब हैं और सारे एम्प्लॉयज़ को वो अलोकेट करनी है, तो उसको हमने कैसे किया, 5C4 × 4 फैक्टोरियल के बेस पे हमने उसको निकाल दिया, हमारे पास 120 वेज आ गए। लेकिन अब एक जॉब के लिए 4 एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 480 वेज हो गए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 480 वेज। अब इसने बोला था कि एटलीस्ट 2 जॉब हर एक एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए, तो एटलीस्ट 2 में अगर हम देखें A या B या A या J1 J2 जॉब ले ली या J2 J1, ये दोनों सेम ही तो कंसिडर होती है ना, तो ये दोनों बार बार आएंगी, 2 बार आएंगी, हम इसको 2 बार कंसिडर ना करके इस पूरे तरीकों को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 240 वेज। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, हाउ मेनी वेज आर देयर टू असाइन 5 डिफरेंट जॉब टू 4 डिफरेंट एम्प्लॉय इफ एवरी एम्प्लॉय इज असाइंड एटलीस्ट 1 जॉब। कम से कम एक जॉब सबको मिलनी चाहिए, एक जॉब 4 एम्प्लॉय के लिए, तो 480 वाला ऑप्शन आ गया था। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, आज के लिए इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ये वीडियो क्या काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। ओके, कीप लर्निंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।